गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो पिछले क्लास में आप लोग को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा था। आज जो टॉपिक बताने जा रहे हैं वो है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड्स क्या रहा। तो आज ट्रेंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बाबू क्या ट्रेंड्स रहा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो ट्रेंड्स रहा बाबू वो वैलेंसी का रहा। क्या रहा बाबू? वैलेंसी। अब बताइए बाबू वैलेंसी होता क्या है? वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी को मेजर करता है, एलिमेंट के कंबाइनिंग कैपेसिटी को मेजर करता है। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट to measure its ability to combine अदर एलिमेंट के साथ जो कंबाइन करता है उसकी एबिलिटी को मेजर करता है। क्या करता है? एबिलिटी को मेजर करता है। इट्स डिटरमाइंड बाय, और इसको डिटरमाइंड कैसे करते हैं बाबू? इट्स डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the outermost cell of each atom of an element। मान लीजिए कि क्लोरीन का एटम है बाबू, ये क्लोरीन का एटम है। किसका एटम है बाबू? तो क्लोरीन का। तो देखिए ये जब क्लोरीन का एटम है बाबू तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। एट इलेक्ट्रॉन होता है। और क्लोरीन ने बताया तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू? 7। सेवन इलेक्ट्रॉन होता है। देखो इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये थोड़ा सा अथी लग रहा है, ऐसे लिख दो। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया।
के सेल, एल सेल और एम सेल। अब बताइए बाबू, इसे 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसे अगर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंबाइन कर लेगा। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी एम सेल को 1 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है। कितना इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है, 1 इलेक्ट्रॉन लेने की गेन करने की कैपेसिटी है। तो वैलेंसी कितना हो जाएगा बाबू, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, उसी तरीके से बाबू आओ सोडियम में, किसमें आइए, सोडियम में। अब बताओ बाबू, के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन। एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 8 इलेक्ट्रॉन। और एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा बाबू, इसको कंबाइन करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन, यानी इस सेल को 7 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, जो फुलफिल कोई नहीं कर पाता है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ये लूज करेगा या डोनेट करेगा। और ये क्या करता है बाबू, ये 1 इलेक्ट्रॉन को, ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या गेन करता है, या ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता है, तो इसकी वैलेंसी कितना हो जाती है, सोडियम की वैलेंसी। देखिए, इसीलिए वैलेंसी ऑफ सोडियम कितना होता है, 1 होता है। और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है। ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, यानी आउटर एक कंबाइन करने की कैपेसिटी, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ही देकर स्टेबल होता है और 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करके क्लोरीन स्टेबल होता है। उसी को क्या कहते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको डिटरमाइन करता है वैलेंसी। ठीक है ना। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और रिक्वायरमेंट था। इसकी एबिलिटी 1 इलेक्ट्रॉन लेने की थी और इसकी एबिलिटी क्या थी, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो वैलेंसी हो गया बाबू। इसी को क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। अब बताओ बाबू, वैलेंस सेल क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल को क्या कहते हैं बाबू, आउटर मोस्ट सेल क्या कहलाता है, वैलेंस सेल कहलाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं बाबू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। वैलेंसी क्या कहा जाता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या कहते हैं, कितना कंबाइन करने की कैपेसिटी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं। तो देखो ग्रुप में होता क्या है, ग्रुप में जैसे देखो ये ग्रुप नंबर हुआ और ये वैलेंसी हुआ, क्या हुआ, वैलेंसी। अगर ग्रुप 1 की बात करेंगे तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, अगर ग्रुप 2 की बात करेंगे तो वैलेंसी 2, ग्रुप 3 की बात करेंगे तो वैलेंसी 3, ग्रुप 4 की बात करेंगे तो वैलेंसी 4, ग्रुप 5 की बात करेंगे तो वैलेंसी 3, ग्रुप 6 की बात करेंगे तो वैलेंसी 2, ग्रुप 7 की बात करेंगे तो वैलेंसी 1, ग्रुप 8 की बात करेंगे तो वैलेंसी 0। और ग्रुप 7 को क्या कहते हैं, हेलोजन ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं, हेलोजन। तो हेलोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। तो क्या हो गया बाबू, वैलेंसी हो गया। सॉरी ग्रुप 7, ग्रुप 1 2 3, उसके बाद सॉरी 1 2 13 14 15 16 17 18 बाबू 8 नहीं, 8 तो पीरियड होता है। ग्रुप 1 की वैलेंसी 1, ग्रुप 2 की वैलेंसी कितना होता है बाबू, 2 होता है। ग्रुप 13 की वैलेंसी 3, ग्रुप 14 की 4, ग्रुप 15 की 3, ग्रुप 16 की 2, ग्रुप 17 की 1 और ग्रुप 18 की 0। ग्रुप 7 को क्या कहते हैं, हेलोजन ग्रुप कहते हैं। तो आपकी वैलेंसी हुआ बाबू। तो क्या हुआ, पहले इंक्रीज किया और फिर क्या किया, देखो स्टार्टिंग में क्या किया, ग्रुप 1 से 1 2 क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है,
फिर उसके बाद ग्रुप 1 से लेकर 13 तक क्या किया, 14 तक इंक्रीज किया, और 15 से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट पहले क्या होता है, इंक्रीज करता है, और बाद में क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो ग्रुप में क्या होता है, पहले इंक्रीज करता है और फिर क्या होता है, डिक्रीज करता है। फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो वैलेंसी ग्रुप में क्या होता है, पहले इंक्रीज करते हैं और बाद में डिक्रीज करते हैं। अब सेकंड में बात बताते हैं बाबू एटॉमिक साइज का। सेकंड जो ट्रेंड था एटॉमिक साइज, क्या होता है, एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इट रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। ये एटम के, देखो एटॉमिक साइज एटम के रेडियस को बतलाता है। एटॉमिक साइज क्या बतलाता है बाबू, एटम के रेडियस को। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द nucleus to the outermost cell of an electron in isolated atom। isolated atom, इन आइसोलेटेड एटम में क्या करते हैं बाबू, देखो एटम के न्यूक्लियस का जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का सेंटर और आउटर मोस्ट सेल, देखो एटॉमिक साइज होता क्या है, एटम के एटम का देखो बाबू, एटम का जो जितना बड़ा एटम होगा तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, उतना बड़ा होगा। तो जितना बड़ा वॉल्यूम होगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा एटम का, उतना बड़ा एटम का साइज होगा। मान लो बाबू एटम के को हम स्फीयर मान लेते हैं। देखो ये एटम को, ये आपका एटम को क्या मान लेते हैं बाबू, स्फीयर मान लेते हैं। अगर हम एटम को स्फीयर मानेंगे बाबू, ध्यान रखिए, तो स्फीयर का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अब बताओ अगर हम एटम को स्फीयर के जैसा ट्रीट करते हैं कि अगर एटम स्फीयर है तो देखो जितना बड़ा एटम तो उसका साइज भी उतना बड़ा, उसी को क्या कहते हैं, एटॉमिक साइज। अगर बाबू देखो अगर एटम का साइज क्या है, छोटा, तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, छोटा होगा। तो एटम के साइज को ही क्या कहते हैं, एटॉमिक साइज। एटम बड़ा है तो उसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा, अगर एटम छोटा है तो उसका साइज भी छोटा होगा। यानी देखो अगर हम एटम को वॉल्यूम ट्रीट करते हैं कि अगर एटम क्या है, स्फीयर है, सॉरी वॉल्यूम नहीं, अगर एटम क्या है, स्फीयर है। अगर एटम स्फीयर है बाबू तो बताओ स्फीयर का वॉल्यूम होता है, स्फीयर का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अगर वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यों। अगर और तो देखो 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो वैरी कौन करेगा, रेडियस वैरी करेगा। तो अगर हम रेडियस को इंक्रीज कराएंगे तो वॉल्यूम को, हम क्या बता कि अगर एटम के वॉल्यूम को इंक्रीज कराएंगे तो एटम का साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज कराएगा। अगर एटम के वॉल्यूम को इंक्रीज कराएंगे तो एटम का साइज भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कराएगा। और अगर हम एटम को स्फीयर मानेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। अगर 4/3 पाई आर क्यू होगा तो वॉल्यूम किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर रेडियस इंक्रीज कराएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज कराएंगे तो एटम का साइज भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो देखो बाबू यहाँ मान लो यहाँ कितना सेल है बाबू, यहाँ 1 सेल है। देखो इसका रेडियस क्या, ये हुआ, इस एटम का रेडियस क्या हुआ, ये हो गया, इसका रेडियस बड़ा हो गया, इसका रेडियस छोटा हुआ, ठीक है। ये छोटा एटम था तो इसका रेडियस छोटा हो गया, ये एटम बड़ा था, इसका रेडियस भी बड़ा हो गया। क्यों, क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ गया। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, और यहाँ वॉल्यूम छोटा था तो रेडियस भी छोटा होगा।
क्यों? क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? रेडियस के होता है। वॉल्यूम किसका प्रोपोर्शनल होता है? रेडियस का प्रोपोर्शनल होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है बाबू? रेडियस होता है। वॉल्यूम अगर रेडियस इंक्रीज कराएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज कराएगा, वॉल्यूम इंक्रीज कराएगा तो एटॉमिक साइज, सॉरी एटॉमिक रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बाबू? वॉल्यूम के। चलो ही बात है। अब देखो बाबू एक चीज बताइए, सेकंड पॉइंट कहता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एटॉमिक साइज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखो एटॉमिक साइज को के एब्सोल्यूट वैल्यू को हम डिटरमाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं बाबू? हम क्या बताया कि मान लो कि ये न्यूक्लियस हुआ और न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट सेल ये हुआ, तो देखो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के दूरी को ही क्या कहते हैं? डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं या एटॉमिक साइज कहते हैं। तब बताओ बाबू एटम है तो एटम में बहुत सारे सेल होंगे, तो उसके लास्ट सेल तक उसके डिस्टेंस को मेजर करना पॉसिबल है? नहीं था। उस जिस समय एटॉमिक साइज का खोज हुआ था स्टेथोस्कोप आया था, लेकिन उसको सिलेबस में लिया नहीं गया, उसको बेसिस माना नहीं गया। तो देखो बाबू हम एटम के साइज को, देखो एटम के रेडियस को या एटम के साइज को हम एग्जैक्ट वैल्यू दे सकते थे, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते थे? नहीं निकाल सकते थे। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि एटॉमिक साइज होता क्या है? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की दूरी। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की दूरी को ही क्या कहते थे बाबू? हम लोग एटॉमिक साइज कहते थे। तो हमें एग्जैक्ट उसका लास्ट न्यूक्लियस का सेल नहीं मालूम था कि उसका आउटर मोस्ट सेल कहाँ है, हमको ये तो पता नहीं था, तो हम उसका एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं पता लगा सकते थे। तो हमने क्या किया? हमने एटॉमिक साइज को निकालने के लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालने के लिए हमने किसका हेल्प लिया? हमने बॉन्ड लेंथ का हेल्प लिया। किसका हेल्प लिया? बॉन्ड लेंथ। तो एटॉमिक रेडियस कैसे निकाले? बॉन्ड लेंथ के हेल्प से। अगर मान लो कि हमको ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस निकालना है, अगर मान लो सपोज दैट एटॉमिक का हमें क्या ऑक्सीजन का हमें क्या निकालना है? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमें ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमको एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं है। तो हम क्या किया गया, देखो बाबू कभी भी जितने भी ट्रेंड्स पढ़ाए जाए या प्रॉपर्टीज पढ़ाए जाते हैं उसमें एलिमेंट एटम करते क्या है? एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद ही उसके प्रॉपर्टीज या उसके ट्रेंड्स के बारे में, उसके साइज के बारे में, उसके वैलेंसी के बारे में, यानी कहने का मतलब है कि हम किसी भी ट्रेंड्स को या प्रॉपर्टीज को कब पता लगाते हैं? जब वो एटम क्या करता है? अनदर एटम के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। तो देखो अगर हमको ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस निकालना होगा तो एक और ऑक्सीजन का एटम लेंगे। देखो एक अनदर ऑक्सीजन का एटम ले लिए बाबू, और ये दोनों एटम को क्या करवाएंगे? रिएक्ट करवाएंगे। क्या करेंगे? ये भी ऑक्सीजन का एटम है और ये भी ऑक्सीजन का एटम है, ये दोनों को क्या कराएंगे बाबू? रिएक्ट कराएंगे। जब दोनों एटम को रिएक्ट कराएंगे तो देखो ये न्यूक्लियस हुआ, इस एटम का न्यूक्लियस ये हुआ और इस एटम का न्यूक्लियस ये हुआ। न्यूक्लियस के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है? एटॉमिक बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। तो देखो दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? बॉन्ड लेंथ। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला गया? एटॉमिक रेडियस होता क्या है? बॉन्ड लेंथ बाई 2। बॉन्ड लेंथ बाई
2। तो देखो एटॉमिक रेडिएशन कैसे, यानी एटॉमिक रेडिएशन क्या बतलाता है, एटम के साइज को बतलाता है। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ को फाइंड आउट कर लें, और बॉन्ड लेंथ होता क्या है, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो बॉन्ड लेंथ होता क्या है, लिख लीजिए, द डिस्टेंस between nucleus of two atom, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बाबू, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, बॉन्ड लेंथ। तो एटॉमिक रेडियस को निकालने के लिए क्या लाया गया, तो देखो बाबू अगर इसको ये मान लेते हैं, इसको बी, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, देखो बाबू एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, ये बी बाई 2, बॉन्ड लेंथ बाई 2 का। एटॉमिक रेडियस होता क्या है, बॉन्ड लेंथ बाई 2 होता है। तो हमने क्या किया, हम ये दोनों के एटॉमिक रेडियस को निकाला, एटॉमिक रेडियस सॉरी ये दोनों का न्यूक्लियस लिया, दोनों एटम का न्यूक्लियस को लिया, और उसके बीच की दूरी को क्या कहा, बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ को हाफ करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एटॉमिक रेडियस मिल जाएगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपने कहा था कि एटम से सॉरी न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं, दूरी को क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। और उसी को एटम का साइज कौन डिटरमाइन करता है बाबू, एटम का आउटर मोस्ट जो सेल होता है वही आपका क्या डिटरमाइन करता है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की दूरी ही क्या डिटरमाइन करता है, एटम का साइज। अब बताइए यहाँ पर तो दोनों कॉमन है, ये डिस्टेंस तो कॉमन है दोनों के लिए। तो देखो हम इस डिस्टेंस को क्या कर मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, इसको हम इस डिस्टेंस को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है ना, इस डिस्टेंस को कंसिडर नहीं करते हैं। तो देखो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस कैसा निकला, हम दो ऑक्सीजन का एटम को क्या करवाए, रिएक्ट करवाए, कैसे, ये दोनों को कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या कर गए, कंबाइन किए, और वहां से हम ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट किया। और एटॉमिक रेडियस के बेस पर हमने क्या फाइंड किया बाबू, हमने एटम का साइज को फाइंड किया। क्या फाइंड किया, एटम का एग्जैक्ट हम लोग एक साइज पता किए कि ये एटम का साइज। तो एटम का साइज निकालने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, एटॉमिक रेडियस का। तो एटॉमिक रेडियस होता क्या है, बॉन्ड लेंथ बाय 2। अब बताओ सभी के सभी एटम क्या करते हैं, एलिमेंट कंबाइन करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। कुछ ही एलिमेंट है जो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। अगर आपको दे दिया जाए हीलियम, अब बताओ बाबू हीलियम दे दिया जाए, तो देखो अगर मान लो कि ये हीलियम का एटम है और ये भी हीलियम का एटम है, ये दोनों क्या हैं, हीलियम के एटम है, तब बताओ इनका हम एटॉमिक रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, हीलियम का एटॉमिक रेडियस ऑफ हीलियम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये तो कंबाइन करेंगे नहीं, ये दोनों तो स्टेबल है, ये नोबेल गैस में आते हैं, इनर्ट गैस में आते हैं, ये दोनों तो स्टेबल हैं, ये दोनों तो क्या करेंगे, केमिकली कंबाइन करेंगे नहीं। तो क्या करेंगे बाबू, इस केस में हम दोनों एटम को ट्राई करेंगे नजदीक लाने की, कि दोनों को मिनिमम डिस्टेंस पर रखें, दोनों एटम को मिनिमम डिस्टेंस पर लाके रखा जाए। मान लो कि ये एटम है और इस एटम को हम मिनिमम कोशिश करेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस तक लाए। तो मिनिमम डिस्टेंस इस एटम का ये हो गया, ये भी हीलियम का एटम था, ये भी हीलियम का एटम था। तब बताओ बाबू इस दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, ये हुआ, ये दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, ये हुआ। और इसी को हम क्या कहेंगे, दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं बाबू, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब बताइए बाबू हमने बताया था कि देखो कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो होता है इसको ये मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो बॉन्ड लेंथ बाय 2 होता है, बॉन्ड लेंथ बाय 2 होता है, यानी ए बी बाय 2 होता है। इस केस में क्या देख रहे हैं बाबू, तो देखो इस एटम और ये हीलियम एटम दोनों को जब कंसीडर किए, दोनों को पास लाए, मिनिमम डिस्टेंस पर दोनों एटम को लाके छोड़ देते हैं, और दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। तब बताइए ये दोनों का हाफ तो ये हो गया, तब बताइए
इतना जो डिस्टेंस आया बाबू, ये तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, क्योंकि एटम का तो रेडियस यही होगा, एटॉमिक रेडियस तो आपको एटम न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तो यही है, इसका डिस्टेंस तो ये होना चाहिए, एटॉमिक रेडियस तो ये बतलाएगा, लेकिन ये तो इतना क्या है आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, तो हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको कंसिडर नहीं किया जाता है और हम बॉन्ड लेंथ को हाफ कर देते हैं। तो ही एटॉमिक यानी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इग्नोर किया जाता है, चाहे आप शेयरिंग से बनाओ चाहे आप दोनों को नजदीक लगा बनाओ। तो ये आयनिक बॉन्ड, कुछ ऐसे एटम हैं जो आयनिक बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू होते हैं, फिर आपका वैन वाल रेडियस के थ्रू होते हैं। तो ये सब आपको 11th क्लास में पढ़ना है, इसीलिए खाली बता दिए कि यहाँ पे ये होता है। तो अगर दो हीलियम का एटम लिए तो हीलियम का एटम तो स्टेबल होता है, तो ये दोनों कब कंबाइन करेगा बाबू, जब दोनों को पास लेकर आएंगे, मिनिमम डिस्टेंस पर लाते हैं और दोनों के बीच के न्यूक्लियस के बीच के दूरी को मेजर कर लेते हैं और उसको हाफ करते हैं, वही क्या देता है, एटॉमिक रेडियस देता है। तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू एटॉमिक साइज को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं।